आप मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। मैं जब अपने रामपुर हाई स्कूल का मैदान था जहाँ मैं उतरा था, गांव से जो हमारे लोग थे, अच्छा, हमारे चाचा चाची दादा दादी सब लोग, मतलब ऑटो भर के जैसे उनको मिला हाँ, कि सब लोग ये देखने हैं कि राजेश सहनी जी, माननीय मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी के दौरे हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। अच्छा, जब युवाओं का साथ होना सर, विकास तो निश्चित है। तो तेजस्वी यादव में भी आपको विजन दिखा? बिल्कुल दिखा। बिहार में सरकार संयुक्त रूप से बनाते हैं तो बिहार बहुत आगे जाएगा सर। जंगल राज क्या था? जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज। अपराधी जो है किसी न किसी निर्दोष की हत्या करते थे जी, लूटपाट करते थे। बिल्कुल। तो अभी क्या, बिहार के किसी भी ब्लॉक को उठा कर देख लीजिए जी, अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक अगर मिल जाए तो कहिए हम गंगा नहा लेते हैं। दारू बंद है, बिहार में शराब बंद है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बंद है सर। हाँ, भगवान कहीं दिखते नहीं है। हाँ, पूजा हर जगह होती है। अच्छा, उसी तरह दारू कहीं दिखता नहीं है सर। हाँ, मिलती हर जगह जी। है। ये दिन भर अपने मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को थकान मिटा रही है भाई कहीं पीक लिए साइकिल से जा रहे तो पुलिस वाले को तो रुको है ना माइक डाल रहे, बूम डाल, हाई डाल, डॉलर तो जेल में बेल और ना डॉलर तो यहीं बेल। मुकेश सहनी के लिए गोली खा लेंगे, यह जिद, यह कसम आपने कहां से खा ली? जितने बार गोली खाना पड़े मैं गोली खा सकता हूँ। निषाद समाज के कितने चेहरे थे जिसको पार्टियां खोजती थी। हर पार्टी अगर निषाद के नेता को खोज रही है, इसका कारण सिर्फ एक है कि मुकेश सहनी जी ने निषाद समाज को एक कर दिया है। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी से मैं आज भी नहीं कहता कि मैं उनसे टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा। आज भी आपने टिकट मांगा नहीं? और मैं टिकट माननीय मुकेश सहनी से मांगूंगा भी नहीं। गोलियों की बात देखिए, आप जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उनका इतिहास देखिए। गोलियों से उनका पुराना रिश्ता है। आप राजू सिंह के बारे में कह रहे हैं? कहम तो लाग जाए धक से। हाँ ठीक है, कहीं ना कहम तो लाग जाए धक, कहीं ना। अगर राजू सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं और हम लोग की भूमिका के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो आपको 2005 में जाना होगा कि अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो गोली खाने का सीना में रखा हूं। आपने एक ऐसे शख्स को चुनाव हराया जो पिछले 15 वर्षों से बीना देवी के पति, मुजफ्फरपुर के मालिक, कहता है लोग कि पत्ता भी नहीं हिलता है। जहां बात मान सम्मान की हो, चाहे मेरा हो चाहे मेरे समाज का हो, उनके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लड़ने की बारी आएगी तो वहां मैं ना मुजफ्फरपुर जिला देखूंगा, ना मैं पटना देखूंगा, ना बिहार देखूंगा। अगर मुझे केंद्र से भी टकराना पड़े मैं टकरा जाऊंगा। आपको मुकेश सहनी के भीतर क्या दिखा, यह बड़ा सवाल है। मुंबई जिसे शहर पे राज करता है, आपने सब कुछ गंवाकर अपने समाज के लिए लड़ने आ सकते हैं तो क्या मेरे जैसे इंजीनियर राजेश कुमार सहनी अपनी नौकरी छोड़कर उनके पास नहीं आ सकता? मैं चाहता तो भाजपा जा सकता था। आज भी मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं इस बारे में बोलूं, आज भी रास्ते खुले हुए हैं। आज भी खुले हुए हैं, ऑफर आज भी जाते हैं। मुझे सदन में बोलने का बड़ा शौक था। नया था मैं तो सदन मतलब या तो सांसद या तो विधायक। और जब चुनाव लड़ा तो पहली बार मुझे यह एहसास हुआ मैं नेता बन सकता। मेरा जन जागरण पद यात्रा का फेज 2 शुरू होना था, डेट भी तय हो गई थी। सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आया कि पिताजी का स्वास्थ्य 6:30 बजे मैं दीघा पुल पार कर रहा था। 6:45 में पटना एयरपोर्ट पहुंचा। तब खबर आई कि रोइए मत, अब तो आपको संभालना है और 2025 में लड़ना है, पिता के अरमान को पूरा करना है। आप इतने नाराज हो गए और अविश्वास प्रस्ताव लेकर चले आए। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में रोड चाह रहा था। आश्वासन मुझे मतलब सदन में 2 बार 3 बार दिया गया तो मैंने कहा कि अब रोड नहीं बनेगा तो मैं अविश्वास प्रस्ताव पे साथ। आपको डर बिल्कुल नहीं लगता है? मेरे पास रात को अगर 1 बजे फोन आए कि कहीं कोई घटना घटी है तो मैं ड्राइवर की भी इंतजार नहीं करता। मैं पार्टी के वफादार सिपाही तो कह जाओ लंका ढा के आओ तो हम चले जाएंगे बिना सोचे समझे। क्या हुआ, मुना शुक्ला हारे। बिल्कुल, हारे तो हारे से स्वाभिमान तो नहीं हारे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट और यह 2025 के धुरंधर की श्रृंखला है। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर राजेश कुमार सहनी जी, मतलब जाति से मल्लाह हैं और वैशाली संसदीय क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी के। और मुकेश सहनी के साथ रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा है कि खुले तौर पर कहते हैं मुकेश सहनी के लिए मुझे गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं खाऊंगा। और सिलसिला प्रारंभ भी वहीं से हुआ। इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, इनकी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे, बहुत विस्तार से बातचीत होनी है। इनके पिताजी सड़क पर काम करने वाले मजदूर थे, सड़क निर्माण में, अरुणाचल प्रदेश में, मुजफ्फरपुर से कितना दूर दूसरे प्रदेश में, लेकिन बाद में
मजदूरी करते करते वे एक सफल उद्यमी बन गए, सफल ठेकेदार बन गए और सब कुछ कमाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया और यह हसरत भी पाली कि मेरा बेटा साहेबगंज की सेवा करेगा। लेकिन 3 महीने पहले उनकी आकस्मिक मौत हो गई। और देखिए, जब हम इंजीनियर राजेश कुमार साहनी की बात करते हैं, साहेबगंज की बात करते हैं, साहेबगंज विधानसभा की बात करते हैं, तो 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूर सामने आएगा। तब मुकेश सहनी कहां थे? मुकेश सहनी वीआईपी के उम्मीदवार राजू सिंह वहां से चुनाव जीते और अब बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन वीआईपी के 3 विधायकों को बीजेपी ने झपट लिया और इसके बाद राजू सिंह का नेचर और सिग्नेचर जानते ही हैं। राजू सिंह ने कहा कि साहेबगंज में मुकेश सहनी का कोई झंडा भी नहीं उठा सकता है और जो झंडा उठाएगा वह भुगतेगा। मुकेश सहनी परेशान थे। तब इंजीनियर राजेश कुमार साहनी ने मुकेश सहनी का झंडा उठाया और कहा, जिसे मुकेश सहनी से लड़ना है पहले हमसे लड़ लो। तो यह कहानी शुरुआत यहीं से करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सहनी हैं, मल्लाह हैं, आपने बीटेक भी किया है, आपने इंजीनियरिंग भी की है, आपने स्कूल भी खोला है जहां गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सब बातें बाद में होगी, लेकिन मुकेश सहनी के लिए गोली खा लेंगे, यह जिद, यह कसम आपने कहां से खा ली? सर्वप्रथम लाइव सिटीज के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सबों को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, मुकेश सहनी जी के लिए मैं गोली खा सकता हूं जी, और मेरे साथ साथ जी इस बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उनके लिए गोली खा सकते हैं। देखिए, कारण स्पष्ट है जी। माननीय मुकेश सहनी जी के बिहार के राजनीति में आने से पहले निषाद समाज के कितने चेहरे थे जिसको पार्टियां खोजती थी, ले दे के 2 या 3 जी, कैप्टन जनरल निषाद 2 या 3 मैक्सिमम। बिल्कुल, आज के समय में हर पार्टी अगर निषाद के नेता को खोज रही है तो इसका कारण सिर्फ एक है कि मुकेश सहनी जी ने निषाद समाज को एक कर दिया है। और उसी कड़ी में मैं भी एक चेहरा हूं। आज इंजीनियर राजेश कुमार सहनी अगर कुर्ता पैजामा बंडी पहन के आपके सामने बैठे हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो देन माननीय मुकेश सहनी जी की है। और उनके लिए एक बार नहीं, जितने बार गोली खाना पड़े उनके लिए मैं गोली खाने को तैयार हूं। गोली खाने की बात क्यों हो गई? जब देखिए, आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो साहेबगंज में यह क्या है कि गोली खाने की बात हो गई? क्योंकि आपके हत्याएं भी बहुत होती हैं और अब हमने पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड देखा है, करीब 12 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। तो राजेश कुमार सहनी को यह क्यों कहना पड़ा कि हम मुकेश सहनी के लिए गोली खा लेंगे लेकिन साहेबगंज में वीआईपी का झंडा उठाएंगे? देखिए, जिस धरती पे मैं रहता हूं, 98 साहेबगंज विधानसभा जी, आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा। मैं जब से मैं जिला परिषद था और जब राजनीति में सक्रिय हुआ, वीआईपी से जुड़ा जी, उसके बाद उस विधानसभा में लगातार हत्याएं हुई, लगातार गोलीबारी हुई। अभी आज से 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले भी गोली चली है जी। तो जिस धरती पे आप रहते हैं वहां गोलियों की बात ही होती है। गोलियों की बात ही होती, कौन कहता है? गोलियों की बात देखिए, आप जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं उनका इतिहास देखिए। अच्छा। गोलियों से उनका पुराना रिश्ता है। आप राजू सिंह के बारे में कह रहे हैं? मैं खुलेआम, आप जब उस पॉइंट पे आएंगे मैं उस पर बोलूंगा। अच्छा, आप पत्रकार महोदय हैं, आप इतिहास देखिए ना, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, गोलियों से इतिहास रहा है जी। 98 साहेबगंज विधानसभा दियरा क्षेत्र रहा है, अक्सर वहां कभी नक्सलियों का तांडव रहा जी। तो अब कभी क्रिमिनल का तांडव रहा। तो अब जिस जगह पे रह रहे हैं, गोलियों की बात ही होती है, तो उसी भाषा में तो मैं ही बात कर रहा हूं ना आपसे। अच्छा, तो आपको लगता है कि राजू सिंह गोलियों की बात करते हैं, इसलिए इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को भी गोलियों की बात करनी होगी और गोलियों से डर और खौफ खत्म करना होगा? मैं ये कह रहा हूं जी कि अगर सामने से कोई गोली चलाएगा जी, तो गोली खाने का सीना में रखा हूं। मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं गोली चलाऊंगा नहीं। गोली खाने का सीना, गोली खाने का सीना रखा हूं। और मेरे पीछे जी ऐसे हजारों युवा हैं जो अपना सीना जरूर आगे करेंगे, क्योंकि अब बिहार की राजनीति बाहुबलियों से नहीं चलेगी। अब बिहार की राजनीति युवा सोच के साथ चलेगी और कलम के साथ चलेगी।
तो ऐसा तो नहीं है कि आप राजेश कुमार सहनी हैं, मुकेश सहनी हैं, दोनों सहनी हैं, इसलिए आप सहनी होने के नाते मुकेश सहनी के लिए शहादत देने को तैयार हैं और साहेबगंज में झंडा उठाए हुए, क्योंकि साहेबगंज में माना जाता है कि राजू सिंह से लड़ कौन लेगा, किसमें इतनी ताकत है, कहां से आप पे ताकत आ गई। हमने यह भी देखा, आपने खुद कहा कि आप जिला पार्षद में हैं और आपने एक ऐसे शख्स को चुनाव हराया जो पिछले 15 वर्षों से, और फिर आप दिनेश सिंह, बीना देवी के पति, मुजफ्फरपुर के मालिक, कहता है लोग कि पत्ता भी नहीं हिलता है बगैर दिनेश सिंह के मुजफ्फरपुर में, आप वहां भी लड़ लेते हैं, राजू सिंह से भी लड़ लेते हैं, दिनेश सिंह से भी लड़ लेते हैं। इतना बड़ा सीना कहां से लाते हैं आप? पत्रकार महोदय, जहां बात मान सम्मान की हो जी, जहां बात प्रतिष्ठा की हो, चाहे मेरा हो चाहे मेरे समाज का हो, चाहे उन तमाम शोषित लोगों का हो, अति पिछड़ा लोगों का हो, दलित महादलित लोगों का हो, जहां उनके सम्मान के लड़ने की बारी आएगी, उनके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लड़ने की बारी आएगी, तो वहां मैं ना मुजफ्फरपुर जिला देखूंगा, ना मैं पटना देखूंगा, ना बिहार देखूंगा। अगर मुझे केंद्र से भी टकराना पड़े तो इतने कम उम्र में कहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जहां मुझे टकराना हो मैं टकरा जाऊंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम क्या होगा, और मैं चाहता हूं कि कभी भी अगर मुझे ये दिखाना हो कि आप कहां किसका विरोध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अभी तक मैंने किया है और आगे भी मैं करूंगा। आगे भी आप करेंगे? आगे भी मैं करूंगा। लेकिन आपको मुकेश सहनी के भीतर क्या दिखा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो उद्यमान पार्टी है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी की जरूरत है और मुकेश सहनी को भी बड़ा बनने के लिए एक सहारे की जरूरत है। वैसे हमारी जानकारी है मुकेश सहनी को एनडीए वाले भी पसंद कर रहे हैं, इधर आ जाओ, तब तो हम इधर आओगे, तब तो हम जो 2025 का टारगेट 225 है वह पूरा कर पाएंगे। मुकेश सहनी के भीतर आपने क्या देखा? देखिए, मैं इस मुद्दे पे आने वाला था, आपने पूछ लिया। देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी का आप इतिहास देखिए, उन्होंने अपने जीवन की कड़ी की जो शुरुआत की थी, एक नौजवान 12 साल की उम्र में मुंबई जाता है, घर से भाग जाता है, 12 साल की उम्र मुंबई जाता है, बिल्कुल, वहां फिल्मी दुनिया में शीशा काटने का काम करता है, मतलब एक लेबर में कहता हूं, मैं कहता हूं लेबर, जैसे आपके पिताजी, जैसे मेरे पिताजी थे, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था। एक मजदूर व्यक्ति शीशा काटने का काम करता है, वहां से अपने लगन, अपने मेहनत, अपने काम करने के तरीके से मुंबई जैसे शहर पे राज करता है। माफ कीजिए भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं मुंबई जैसे शहर पे राज करते हैं। उसके बाद उनके पास किस चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं थी। बड़ा महल, एक से बढ़ के एक गाड़ियां, जीवन में जो आप सुखी जीवन जीने के लिए आपके पास जो चाहिए वो सब माननीय मुकेश सहनी जी के पास था। तो फिर बिहार क्यों आए? क्यों वो बिहार के हर गलियों में, धूल में, दियरा में क्यों दौड़े, अपने लोगों को एक की? हेलीकॉप्टर से उतरे? हेलीकॉप्टर बात की बात है। जी बिल्कुल, बात की बात है। क्यों धूल खाए बिहार में? क्यों? किसके लिए? क्यों आपको क्यों लगा कि उसी टॉपिक पर बिल्कुल अपने समाज के लिए, अपने शोषित समाज के लिए, बिल्कुल जी, अति पिछड़ा समाज में जो भी थे। आप देखिए मुकेश सहनी जी को आप सिर्फ निषाद समाज से जोड़ के मत देखिए, मुकेश सहनी जी की लड़ाई अपने समाज के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए है जो प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, जो राजनीतिक शोषित का शिकार हुए हैं। तो जब माननीय मुकेश सहनी जी अपने सब कुछ गंवाकर और बिहार में अपने समाज के लिए लड़ने आ सकते हैं, तो क्या मेरे जैसा इंजीनियर राजेश कुमार सहनी अपनी नौकरी छोड़कर उनके पास नहीं आ सकता? आपका यह भी सवाल जायज था कि भाजपा क्यों नहीं, जेडीयू क्यों नहीं, आरजेडी क्यों नहीं? बिल्कुल, तो ये बड़ी पार्टियां हैं सर, उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास अपना जो साधन से कमी नहीं है। मैं चाहता तो भाजपा जा सकता था, आज भी मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं, मैं इस बारे में बोलूं, आज भी रास्ते खुले हुए हैं, आज भी खुले हुए हैं, ऑफर आज भी जाते हैं। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने, लेकिन अब तो राजू सिंह तो भाजपा में ही है, मतलब अभी रास्ते खुले हुए हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने सब कुछ कुर्बान करके बिहार की राजनीति में अपना पैर रखा, संघर्ष किया, उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं, मैं तो उन्हें बड़ा भाई कहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी की छवि दिखती है। आपको मुकेश सहनी के भीतर पिताजी की छवि दिखती है? आपकी वो पिताजी जो 3 महीने पहले गुजरे हैं? जी बिल्कुल दिखती है। अच्छा, क्यों दिखती है? मैंने कहा मेरे वो मेहनतकश थे। मेरे पिताजी भी 17 साल 16 साल की उम्र में अरुणाचल गए थे। सड़क पे जो रोड बनता है, आज आपके मशीन है, उस टाइम अलकातरा बिछाकर और ये मटेरियल बिछाया जाता था, उसमें दिहाड़ी का रोज मजदूरी का काम करते थे, डेली बेसिस। अच्छा, वहां से वो निकल कर ठेकेदार बने, अपने बेटे को पढ़ाया। उन्होंने मुझे एक बात कहा कि क्या फायदा तुम्हारा इंजीनियर बनने का जब जाकर तुम बड़े शहर में नौकरी करो?
अच्छा, क्या फायदा ऐसे इंजीनियरिंग? सभी लोग को नौकरी के लिए। मेरे पिता ने कहा हाँ। कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कमा दिया है कि तुम्हारा 3 पुश्त आराम से खाएगा। इतना कमा दिया आपके पिताजी ने? मेरे पिता, मैं खोलूंगा, मैं उसको ही बात करूंगा। मैं आपके पॉडकास्ट में कुछ छुपा के बात कर नहीं आया। बिल्कुल। इंजीनियर राजेश सहनी के पास क्या है साहेबगंज में, वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, मेरे पिताजी ने स्पष्ट मुझे कहा कि शिक्षा मैंने तुम्हें दिया, जिस शहर में तुम्हें पढ़ना तुमने पढ़ा जी, पैसे की तुम्हें कमी नहीं है, धन दौलत तुम्हारे पास कमी नहीं है जी। अब तुम समाज सेवा में आओ, अपने लोगों के लिए काम करो और शिक्षा के क्षेत्र में काम करो। शिक्षा के क्षेत्र में काम करो। मतलब पिताजी ने देखा होगा कि उनका बचपन कैसे गुजरा, क्यों मजदूरी करनी पड़ी। स्कूल का मुंह मेरे पिता ने कभी नहीं देखा, मेरे माँ ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो गरीबी का जो दौर था। अच्छा, लेकिन आज हम 4 भाई बहन हैं, चारों ग्रेजुएट है। मेरी छोटी बहन PhD होल्डर है, मैं इंजीनियर हूँ। मेरी उससे छोटी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी एक और बहन फैशन डिजाइनर है। अच्छा, तो जिस पिता और जिस माँ ने स्कूल का चेहरा नहीं देखा हो, अपने चारों बच्चों को पढ़ा के ये कहते हैं कि तुम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करो, और उसी का परिणाम है कि साहेबगंज में सबसे बड़ा मेरा स्कूल है सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल। मैं स्कूल पर आता हूँ, मतलब मैं स्कूल पर आता हूँ। परिणाम उसी का। देखिए, मेरी रिसर्च टीम जब आपके बारे में पढ़ रही थी, तो हमने यह देखा कि 2020 के चुनाव में आप और राजू सिंह दोनों साथ थे, और राजू सिंह ने जब गच्चा दिया मुकेश सहनी को, तब आप अलग होने का फैसला किए। तो राजू सिंह 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, तब भी आप जानते थे राजू सिंह गोलियों की बात करते हैं, राजू सिंह बाहुबल की बात करते हैं, और राजू सिंह जब इधर से उधर हो गए तो आपको खराब लगा? देखिए, ये आप कह रहे हैं 2020 की बात जी। अगर राजू सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं और हम लोग की भूमिका के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आपको 2005 में जाना होगा। 2005 में जाना आपको 2005 में जाना होगा। आपकी उम्र तो 35 साल है। मैं कह रहा हूं आपको 2005 में जाना होगा। राजू सिंह जब 2005 में पहली बार चुनाव लड़े थे 98 साहेबगंज विधानसभा में, उस वक्त मेरे परिवार, जो गांव में आप पर्दार कहते हैं, हमारे परिवार के लोग जिस गांव में जहां 90% यादव की संख्या है, सिर्फ 2 से 3% मलाहों की संख्या, 2% शर्मा जी की संख्या है, उस गांव में राजू सिंह के लिए मेरा परिवार उस टाइम उनके साथ लड़ा था। उनके साथ लड़ा था। इतिहास आप सर्वे टीम को भेज के देख लीजिएगा, मेरा परिवार उनके लिए लड़ा था। बिल्कुल। तो अभी अब जो हथियार की बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि 20 में भी तो हथियारों के साथ थे जी, फिर आप 20 में उनके साथ थे, 20 के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि भाई धोखा दिए, तो हथियार की बात आप कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम उनके साथ, हमारा परिवार और हम, अगर देखा जाए 2005 से 2020 तक थे जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमारे विचारधारा के अनुसार आप वोट लिए, हमने अपने पार्टी से आपको लड़ाया जी। हमारे विचारधारा थी, उसके अनुसार आपको वोट मिला, और अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा वोट से आप उस समय जीते जब हम आपके साथ थे, 2020 में। उससे पहले उनका 4035 6000 6500 तक मार्जिन था, हाईएस्ट 15000 कुछ वोट उनको मिला है 2020 के विधानसभा चुनाव में। वो देन थी 98 साहेबगंज विधानसभा के निषाद समाजों की, वो देन थी हम जैसे युवाओं की। उसके बाद आपने जो धोखा दिया तो दिया, आपने उस पार्टी को तोड़ दिया, जो पार्टी आज कहीं ना कहीं बिहार में कार्य कर रही थी, हमारे समाज के लिए कार्य कर रही थी। तो पत्रकार महोदय, क्या इतना होने के बाद मैं उनके साथ रहता? बिल्कुल। मैं जिला परिषद था, उनके साथ रह के मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ ठुकराया अपने मान सम्मान के लिए, अपने पार्टी के लिए। जिला परिषद के चुनाव में आपने मनोज राय को हरा दिया। हाँ, ये तो हाँ, और ये भी मतलब विचित्र विडंबना है कि मात्र आपके इलाके में 600 सहनी थे और आपने 8500 मतों से पराजित किया मनोज राय को। ये कौन सा गुण आपके भीतर था, या लोगों को कैसे कनेक्ट कर लेते हैं राजेश जी कि लोग जाति से ऊपर उठकर आपके साथ चले जाते हैं, और पहले से जो लोग जीते हुए हैं उन्हें शिकस्त देखना पड़ता है? देखिए, जिला परिषद का चुनाव मेरे जीवन का प्रथम चुनाव था। या कब लड़ा आपने? ये 2003 साल हुए, मान लीजिए 2022 प्रथम चुनाव था जी। मुझे सदन में बोलने का बड़ा शौक था, अपने समाज के हित के लिए, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, मतलब ये सब जो समस्या मैं किसके पास लेके जाता। तो ये जो मैं 2 मिनट आपको समय दूंगा, बिल्कुल बताइए। तो मैं सोचा कि ये जो समस्या है, मैं किससे इसका कंप्लेंट करूंगा जी। और क्योंकि मैं इंजीनियर था, तो मैं ये सोचा कि सदन में जाके ये बात को बोलना है। नया था मैं राजनीति में, तो सदन मतलब या तो सांसद या तो विधायक, और नहीं तो उसके निचले क्रम में एक सदन था जिला पार्षद जी। तो तय हो गया जिला पार्षद लड़ते हैं, बिल्कुल। और जब चुनाव लड़ा तो पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं नेता बन सकता हूँ, बन सकता हूँ और मैं अपने लोगों के नेतृत्व कर सकता हूँ। अच्छा,
मैंने बहुत तरीके से एक छोटा सा स्पीकर खरीदा, अच्छा, एक माइक छोटा हाँ, सा, बिल्कुल, और वो जो बोलने वाला होता है कॉमरेड की तरह, कॉमरेड, हाँ, छोटा सा। जी, मैं क्या किया कि मैं जिला परिषद क्षेत्र में लगभग 325 जगह पर अच्छा, मैं माइक जाकर लगाता था और अपने, नुक्कड़ सभा किया आपने, हाँ, अपने से, बिल्कुल। कोई हायरिंग नहीं, अपने से जी, ठेठ भोजपुरी देहाती बात में मैंने सबसे बात किया, जी, और जिसका परिणाम था कि 80% महिलाओं का वोट मुझे मिला। 80% महिलाओं का वोट आपको मिल गया। जिस अच्छा, परिवार के पति या भाई कहीं और भी वोट दे रहे थे, हाँ, वो माताएं बहनें थी, वो कहती ना बउआ का वोट दे, राजेश बउआ का वोट देवे के बाद, राजेश बउआ के हाँ, वोट, राजेश अच्छा, भैया का वोट देवे अच्छा, के बाद। साहेबगंज में आप बउआ भी हैं? माताओं के लिए आज भी बउआ है, हमेशा रहेंगे, अच्छा, हमेशा रहेंगे। अच्छा, माताओं के लिए आज भी बउआ आप हैं? बहनों के लिए हमेशा भाई हैं, अच्छा, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जब जिला पार्षद बन गए तो राजू सिंह से तो टक्कर आप ले ही रहे हैं। हमने यह भी सुना और हमने यह भी पढ़ा कि जहां दिनेश सिंह का दबदबा है, हमने कहा ही कि मालिक माने जाते हैं, कि आप वहां भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। जो दिनेश सिंह के नुमाइंदे थे, जिला परिषद के चेयरमैन थे, आपको डर बिल्कुल नहीं लगता है? क्योंकि देखिए, मुजफ्फरपुर में तो बात बात में क्या क्या हो जाता है, कहानियां तो मैं सुनाते ही रहता हूँ, आपने भी सुना है। मैं तो अक्सर सुनता रहता जी, हूं। आप सुनते ही रहते हैं। देखिए, बड़ों से लड़ना आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। लड़ना मुझे, मैं शांति प्रिय लोग हूँ, मैं तो गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। गांधी जी को मानने मैं वाले बिल्कुल गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आपने कहा गोली खा लेंगे, हाँ, खा लेंगे तो हाँ, चलाएंगे कहाँ? तो जी। गांधी जी भी खाए थे ना, अच्छा, तो हाँ, हम भी खा लेंगे। हाँ, हम तो हाँ, गांधी जी को मानने वाले जी। लोग। देखिए, लड़ना मुझे पसंद नहीं है। क्या हुआ था कि आप इतने नाराज हो गए और अविश्वास प्रस्ताव लेकर चले आए? देखिए, मुझे माननीय एमएलसी दिनेश सिंह जी से कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या उनसे नहीं समस्या हाँ। थी। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में रोड चाह रहा था, एक दो जी। रोड जो बहुत आवश्यक रोड था। आज भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूं, जिसपे मैंने आंदोलन भी किया था, फोटोज वगैरह आपके पास देखें, आंदोलन मैंने किया था। मेरे साथ लगभग 2-3 हजार लोग पैदल चले थे, मैं खाली पैर उस रोड पे चला था। खाली पैर में चला, छाले नहीं पड़े? चले, पढ़ते रहते हैं सर, हम तो दियर के लोग हैं सर, कितने ही पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो मुझे वो रोड को बनवाना था, क्योंकि वो प्रमुख रोड था। लगभग 5000 विद्यार्थियों को साहेबगंज शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने का। अच्छा, बहुत पतला सस्ता, दोनों साइड से नाला वगैरह था, मतलब बहुत जर्जर स्थिति में था। तो मैं उस रोड की लड़ाई लड़ रहा था। आश्वासन मुझे मतलब सदन में 2 बार 3 बार दिया गया जी। तो मैंने कहा कि अब ये रोड नहीं बनेगा तो मैं अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दूं। मैंने कहकर किया, मैंने कहकर किया, मैं साइन कर दूं। अच्छा, वो तो सच्चाई है कि साइन करने के बाद जो कुछ लोग थे वो पीछे हट गए, वरना विश्वास प्रस्ताव तो लग गया था। आप जैसे लोग देखिए साहेबगंज में हैं, लेकिन जब हम साहेबगंज के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं, आज भी बहुत पिछड़ा इलाका है। मुझे एक अस्पताल की कहानी हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि कोई 35 साल पहले सरकार ने नहीं, जनता ने अपनी ताकत से धन संग्रह करके लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और एक अस्पताल का निर्माण कराया। जब अस्पताल का निर्माण हो गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह उद्घाटन करने पहुंचे और कहा कि अब अस्पताल तो बन गया है, आप लोगों ने ही बनवाया है, यहाँ सरकारी डॉक्टर रहेंगे और सरकारी सुविधाएं रहेंगी। लेकिन हमारी रिसर्च टीम कहती है कि आज भी वहाँ कुछ नहीं है। क्या आप लोग लड़ते नहीं हैं? आपके विधायक ने नहीं लड़ा? आपके विधानसभा क्षेत्र से और भी बड़े बड़े लोग विधायक बने हैं, मंत्री बने, क्या किसी की नजर नहीं गई? या फिर वहां पिछड़ा अगरा ये सब भाव है? देखिए, आप मेरे जिला परिषद के सदन का पहला भाषण सुनेंगे पत्रकार महोदय, तो पहले भाषण में ही मैंने इस समस्या का उल्लेख किया था। अस्पताल का पहले भाषण में। क्योंकि अभी आपने कहा कि सड़क नहीं थी तो 500 लड़कों या 5000 लड़कों को कोचिंग करने के लिए वैसे आना पड़ता था जी। तो मैंने पहले भाषण में जी इस अस्पताल का पूरा मैंने पोल खोल कर रख दिया था, पूरा A to Z, कितने लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, मतलब सारा चीज मैंने बोल दिया। मैं वहां पे मैं आंदोलन करने वाला था, मैं वहां अनशन करने वाला था, अनशन में करने वाला था, अनशन करने वाला था। फिर मुझे रोक दिया गया, मैं तो गांधीवादी लोग हूँ। फिर मुझे कहा गया कि अच्छा थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा। फिर मुझे कागज दिखाया गया कि अच्छा ठीक है, वो भवन तो चलिए खराब हो गया है, तो आपको जो मेन भवन जो सरकारी अस्पताल का उसमें आपको महिला डॉक्टर दे दिया जाएगा। उस बात को भी अब 1.5 साल हो गए जी, 1.5 साल हो गए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हमारा क्षेत्र जो है 98 सहायक विधानसभा, 60% जो हमारा क्षेत्रफल है वो दियरा क्षेत्र है, पश्चिमी दियरा क्षेत्र है। और वहां कोई सुविधा नहीं है सर, दियरा क्षेत्र में ना आपको सड़क है, ना आपके पास बिजली है। खेती के नाम पे सिर्फ गेहूं एक होता है, उसके अलावा कोई खेती नहीं होती। गेहूं के अलावा कोई फसल और कोई फसल नहीं होती। अच्छा, और बाढ़ जब आती है सर हमारे क्षेत्र में जी,
सर प्रलय आंख हो भर जाता जाएगा। आप देखेंगे उस माहौल को देखेंगे सर। बांध पर माताएं बहनें पशु जितने भी जीवन है सब बांध पर है सर। न अच्छा। शौचालय की सुविधा है सर, न खाने की सुविधा है। माताओं बहनों को सर बताइए, दोनों साइड से पानी लगा हुआ है, बांध पे लोग लाखों की संख्या में रह रहे हैं, शौचालय जाने तक की समस्या होती है सर। तो सर राजेश कुमार साहनी, इंजीनियर राजेश कुमार साहनी, इंजीनियर राजेश कुमार मैं इसलिए इंजीनियर कहता हूं सर जी। बार बार कि मेरे पिताजी ने मेहनत करके नाम लगवाया है सर, इसलिए कहता हूं। तो इंजीनियर राजेश कुमार और साहनी, नौकरी नहीं करने लिए कहा कि जाकर क्षेत्र की सेवा करो जी। तो इंजीनियर राजेश कुमार साहनी की लड़ाई सर यही है सर, इंजीनियर राजेश कुमार साहनी की लड़ाई लड़ाई यही है सर। मेरी माताओं और बहनों को सर गोलियों से भी मुक्ति दिलानी है। देखिए मैं तो क्योंकि देखिए मैं पढ़ रहा था कि एक घटना घटित होती है, एक सीएसपी संचालक को चाकू मारा जाता है और उसे आपके घर के आगे घायलावस्था में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है यदि राजेश साहनी को हिम्मत है तो बचा कर दिखा दे। फिर आप क्या करते हैं? देखिए वो ऐसे हिम्मत वाला बात नहीं थी, देखिए स्पष्टीकरण होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया वगैरह में भी सारा कुछ आया था। जी। देखिए मैं अपने ऑफिस में ही था, तो मेरे पास, मेरे घर में आसपास हमेशा 8-10 लोग रहते हैं, मतलब अपने लोग हैं रहते हैं। तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया कि सर किसी व्यक्ति को चाकू मारा, गोली ने चाकू लगी हुई थी, यहाँ पे चेस्ट पे चाकू लगी हुई थी और वो खून से लथपथ था, मेरे गेट के सामने वो गिरा हुआ था। तो मैं गया, तुरंत मैंने गाड़ी निकाली, हम सब उसको क्या किए कि उठाए उसको सरकारी अस्पताल में लेके गए। जब थोड़ा सा उसको मलहम पट्टी हुआ तो मैंने पूछा कि भाई तुम मेरे गेट पे कैसे आए? तो कहा सर मैं दर्द से करा रहा था, तो एक व्यक्ति बाइक से आ रहा था, मैंने उससे सहायता मांगी तो कहा कि नहीं हम फंस जाएंगे, पुलिस केस में हम फंस जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति, मैंने कहा कि मेरी जान बचा लो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे बाइक पे बैठो, तुमको एक जगह हम छोड़ देंगे, तुम सिर्फ कहना कि राजेश साहनी को बुला दीजिए, वो आपको बचा लेगा। अच्छा, तो ये बात हुई। हाँ, ये बात हुई थी कि राजेश साहनी को बुला दो तो वो मेरी जान बचा लेगा। फिर आपने जान बचा दी? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो अपनी जान देकर बचाने की हो तो मैं बचा लूं सर। और साहेबगंज में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मेरे पास रात को अगर 1 बजे फोन आए कि कहीं कोई घटना घटी है तो मैं ड्राइवर के भी इंतजार नहीं करता, खुद चल देते हैं, खुद गाड़ी लेकर चल देता हूं। जबकि मेरे बहुत बार मेरे परिवार के लोग, हमारे जो है लोग, अपने लोग कहते सर इस तरह से नहीं किया जी। बिल्कुल। लेकिन एक अंदर है सर जिसको मैं रोक नहीं सकता। अच्छा, आपने कहा इंजीनियर राजेश कुमार साहनी जी की जब आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे तो माताओं और बहनों ने राजेश बउआ को वोट दिया, लेकिन हम लोकसभा चुनाव 2024 का इतिहास देख रहे हैं कि आप बीना देवी के पक्ष में खड़े नहीं हुए। बीना देवी एनडीए की उम्मीदवार थी, वह भी माता और बहन जो भी कह लीजिए, लेकिन आप बाहुबली मुन्ना शुक्ला की तरफ हो गए और आप हो भी गए तो परिणाम क्या निकला? परिणाम मुन्ना शुक्ला तो हार ही गए। क्यों आपने बीना देवी और मुन्ना शुक्ला में मुन्ना शुक्ला को ही चुना? महागठबंधन की मजबूरी थी, मुकेश सहनी की हिदायत थी, या यह आवश्यक था? और इसके लिए आपने क्या मेहनत की? परिणाम क्या निकला? पहले कितने मतों से जीत हार होती थी साहेबगंज में लोकसभा चुनाव में, और इस बार क्या हुआ? देखिए सर्वप्रथम माननीय बीना देवी सांसद महोदय मान सम्मान आज भी हैं, आज भी आप मान सम्मान करते हैं? मान सम्मान आज भी उनसे कोई हमारा व्यक्तिगत मतभेद तो है नहीं। क्षेत्र के लिए किया है उन्होंने कुछ? क्षेत्र के लिए जो उनको काम करना हो करती हैं, लेकिन हैं। हम जो चाहते हैं जी, तो उस अनुसार जब तक पूर्णतः नहीं होगा हम कैसे कह देंगे पूरा काम करते। उनको जो योजनाएं होती हैं वो करते। देखिए बाहुबली मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी थे। देखिए बाहुबली हो या मान लीजिए कि भाई जननायक हो जी, कि आप मीडिया बंधुओं ने या फिर लोगों ने उनको एक टेक दिया हुआ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी। मुझे मतलब था कि हमारे महागठबंधन से प्रत्याशी कौन? जी, मैं पार्टी के वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के वफादार। मैं माननीय मुकेश सहनी जी का हनुमान कहा था, मुकेश सहनी जिधर कह दे तो कह दे जाओ लंका ढा के आओ तो हम चले जाएंगे बिना सोचे समझे जी। तो माननीय लंका ढा के चले आओ तो लंका ढा तो हम चले बात है। हम तो माननीय मुकेश सहनी जी का आदेशान से चलने वाले लोग हैं। तो माननीय मुकेश सहनी की गठबंधन में हम लोग थे। तो ये भी सोचने वाली बात है। आपने जो प्रश्न पूछा क्या हुआ मुन्ना शुक्ला हारे? बिल्कुल हारे तो हारे सर, स्वाभिमान तो नहीं हारे। स्वाभिमान नहीं हारा? हारे तो हारे जी, स्वाभिमान नहीं हारे सर। अच्छा, तो बिके भी नहीं। अच्छा, बिके भी नहीं। अच्छा, आपको खरीदने की कोशिश हुई थी? सर आपसे क्या छुपा हुआ है? अच्छा, पत्रकार महोदय आप जो पूछ रहे हैं आपको भी जानकारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कहाँ कौन बिकता है, कितना बिकता है। लेकिन वही तब कह रहे हैं हारे तो हारे सर, मान सम्मान नहीं हारे। मान सम्मान कितने की बोली लगी थी आपकी? सर छोड़िए बोली तो सर अब अक्सर हर व्यक्ति की लगती ही है। अच्छा, लेकिन मैं अपने पार्टी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए और रह गई हार और जीत के मायने, बिल्कुल सीधी टक्कर मैंने माननीय राजू सिंह जी से थी। 6 वैशाली लोकसभा में 6 विधानसभा है। आप 6 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सिर्फ 6000 वोट से साहेबगंज विधानसभा में हारा, जहां भाजपा के विधायक थे। वो भी राजू सिंह थे जी, माननीय राजू सिंह थे जी, बिल्कुल।
सिर्फ 6,000 से। क्या लड़ाई हमने कमजोर थोड़ी ना लड़ी, अरे हारे तो हारे, लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ी कि भाई सबको याद है, लड़ाई ऐसी लड़ी की। लड़ाई। और लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमने यह भी देखा था कि आपकी तस्वीरें मैं देख रहा था, रिसर्च टीम ने जो दिया है, आप मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, और हेलीकॉप्टर में जब उड़े तो हेलीकॉप्टर के भीतर खूब बातें भी हुई होंगी। कुछ बातों को शेयर कीजिए कि तेजस्वी जी का विजन क्या दिखा, मुकेश सहनी की बॉन्डिंग क्या दिखी, और दोनों भविष्य में भी साथ साथ रहेंगे। फिर वह मछली खाने वाली तस्वीर, वह भी आपको याद होगा कि लोगों ने मछली खा लिया था, इसके बाद कितना बवाल हो गया था। तो जब आप हेलीकॉप्टर से उड़े, उस हेलीकॉप्टर यात्रा का संस्मरण आप सुनाइए राजेश जी विस्तार से। देखिए, पूरा श्रेय तो माननीय मुकेश सहनी जी को जाता है, माननीय मुकेश सहनी पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने आपको हेलीकॉप्टर हाँ, हेलीकॉप्टर से मैं यात्रा करने से 2 दिन पहले माननीय मुकेश सहनी जी के साथ हम लोग उनके आवास से बैठे हुए, पटना वाले आवास, पटना वाला आवास पे, कि बात चल रही थी कि क्या स्थिति है महागठबंधन की, कैसे क्या कार्य चल रहा है, इसी सब पे बात चल रही थी। तो माननीय मुकेश सहनी जी ने कहा कि राजेश जी आप उस दिन कहाँ रहेंगे? तो हम कहा माननीय मुकेश सहनी जी तो हम तो भाई रहेंगे अपने क्षेत्र में, लोगों का भाई लोगों को पहुंचाना, सब कुछ करना है। तो वो थोड़े समय सोचे, क्या ये काम कीजिए हमारे साथ चलिए। तो हम कहे हमारे साथ चलिए मतलब, अब बिल्कुल हेलीकॉप्टर से जाना कैसे, पहले प्रथम व्यक्ति जो सुन रहा कोई बात, हेलीकॉप्टर से जाना है, तेजस्वी यादव जी के साथ जाना है। तो हम कहे ठीक है सर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम साथ चलिए मतलब हेलीकॉप्टर में चलिए, कैसे चलिए? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा इंतजार किया, सर कुछ नहीं बोले, माननीय मुकेश सहनी जी कुछ नहीं बोले। तो हम कहे सर कैसे चलना है? हेलीकॉप्टर से चलना है। तब मन में एक उमंग आ गया, हेलीकॉप्टर चलना है। अब पूछे तो कैसे पूछे, कहाँ से बैठे, क्या करें? तो माननीय मुकेश सहनी जी कहें कि आप गोपालगंज आ जाइए, गोपालगंज से हम लोग साथ चलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं माननीय मुकेश सहनी जी को एक मैसेज देना था कि अगर आप पार्टी में ईमानदारी से काम करते हैं और पार्टी में निष्ठा रखते हैं, तो पार्टी सुप्रीमो आपका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और मैं जब अपने रामपुर हाई स्कूल का मैदान था जहाँ मैं उतरा था, तो हमारे विधानसभा में आता है, और सिर्फ ये मालूम चला कि राजेश सहनी हेलीकॉप्टर के माननीय तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी के साथ आ रहे हैं। तो गांव से जो हमारे लोग थे, अच्छा, हमारे चाचा चाची दादा दादी सब लोग, मतलब ऑटो भर के जैसे उनको मिला, कि सब लोग ये देखने हैं कि राजेश सहनी जी माननीय मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी के जोड़े हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अब हेलीकॉप्टर में एक चीज मुझे समझ में आया सरकार महोदय, जब युवाओं का साथ होना सर, विकास तो निश्चित है। युवाओं का साथ हो तो विकास निश्चित है, और नेता अगर युवा हो सर जी, तो फिर किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं होता। और तो तेजस्वी यादव में भी आपको विजन दिखा? बिल्कुल दिखा सर। अच्छा, बिल्कुल दिखा, बिल्कुल। और ऐसा विजन दिखा सर जी, अगर माननीय मुकेश सहनी जी और तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकार संयुक्त रूप से बनाते हैं जी, तो बिहार बहुत आगे जाएगा सर। देखिए, मैं बेंगलोर भी रहा हूं सर, मैं भोपाल भी रहा हूं, मैं दिल्ली भी रहा हूं, और आपने बिहारियों की पीड़ा देखी है वहां। हाँ, तो ये विजन बहुत ऊपर वाला विजन। अच्छा, जिस तरह से बिहार का नाम जो खराब किया गया है, उस नाम को कैसे ठीक किया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम। तेजस्वी यादव कहते हैं जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियों की बहार आई, नौकरी तो दिए थे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरियां तो हमने दी, मुख्यमंत्री मैं था। तो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि देखिए, माई बहन सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं कि 2,500 रुपए प्रत्येक महिला को दिया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री। अब देखिए, जब महागठबंधन की बात है, मुकेश सहनी साथ है, क्या इसका फायदा चुनाव में मिलेगा? देखिए, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कितने सालों से लगभग मुख्यमंत्री हैं? लगभग 20 साल से, लगभग 20 सालों से, लगभग 20 सालों को उन्होंने कितनी नौकरियां दी है उसका लिस्ट निकाल लिया जाए। और माननीय तेजस्वी यादव जी कितने साल अपने कार्यकाल में डिप्टी सीएम के पद पर रहे, उसमें जो उन्होंने नौकरियां दी हैं वो निकाल लिया जाए। देखिए, अब बिहार ऐसा नहीं कि लोग नासमझ नहीं है सर, अब हम जैसे लोग बिहारी हैं सर, समझदार लोग हम लोग हो गए हैं। बिल्कुल, सहनी में भी इंजीनियर हो गया, उसमें भी राजेश सहनी हो गया। तो अब देखिए, ये अगर आप भ्रम फैलाएंगे कि हमने 20 साल में ये किया, हमने वो किया जी, तो ऐसा नहीं है सर। लोग अब देख रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो नौकरी दी है वो वाकई में सबके सामने दी है ना सर, मीडिया के सामने दी है ना। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने तो जंगल राज खत्म किया, नीतीश कुमार कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म है? आप तो रोज लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, थाना, ये सब, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? सर, जंगल राज क्या था? जंगल राज अपराधियों का जंगल राज था। तो सर, अपराधियों का जंगल राज था, इसका मतलब अपराधी जो है किसी न किसी निर्दोष की हत्या करते थे जी, लूटपाट करते थे। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है आप बताइए। अभी तो मैंने आपको कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमारे विधानसभा में 15 हत्याएं हुई है सर। 15 इसको क्या कहिए, मंगलराज कहिएगा सर? दिन दहाड़े सीएसपी लूटी जा रही है,
इसको क्या मंगल राज आप कहिएगा? देखिए, कहने का मतलब है किसी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात है कि आप इतना अच्छा कार्य कीजिए कि पब्लिक ये कहे कि नीतीश कुमार जी के राज में मंगल राज है और माननीय लालू यादव जी के राज में जंगल राज था। जनता ने कहे, और हम अपने ही कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं और वो खराब थे। तो आप जन के प्रतिनिधि हैं सर, जनता को कहने दीजिए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है सर? अच्छा, किस जगह नहीं है सर? लोग कहता है घूस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेट से जीएसटी तो नहीं लगता है सर? रेट जीएसटी नहीं लगता है घूस में? 18% तो सर जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, लेकिन सर लगता तो है, लगता है। कैश लगता है सर, कैश लगता है। सीओ बीडीओ डीसीएल सब। देखिए, सीओ बीडीओ डीसीएल आप नाम ले रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम नाम करें, लेकिन बिहार का मतलब कोई भी ब्लॉक उठा के देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के किसी भी ब्लॉक को उठा के देख लीजिए सर। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक अगर मिल जाए तो कहिए हम गंगा नहा लेते हैं सर। भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक मिल जाए तो गंगा नहा लेंगे सर। दाखिल खारिज की बात करते हैं जी, हाँ बताइए ना, कितना रुपए लगता है सर? आप बताएं ना क्या रेट चल? आप पत्रकार, आप बताएं, आप तो बहुत इंटरव्यू किए होंगे। नहीं, रेट क्या चल रहा है? सरकारी रेट क्या है सर? सरकारी रेट तो मत पूछिए, और फिर कितना होगा? हाँ, मत पूछिए, आजकल तो मतलब रोज किससे और कहानी। सरकारी रेट सर एक होगा ना सर दाखिल खारिज का? हाँ, लगभग कितना होगा सर? नहीं मुझे नहीं पता है, आप बताएं ना। जो भी सरकारी रेट होगा सर लगभग 500 600 जो भी होगा, 1000 रुपया होगा जेल। सर कौन सा ऐसा ब्लॉक है बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि एक दाखिल खारिज 3500 4000 5000 से कम में होता है सर? अच्छा बताइए हम। मैं सर्वे करवा लीजिए सर अपने टीम से। लेकिन इंजीनियर राजेश सहनी जी, दारू बंद है और दूध की गंगा तो बह रही है ना। दारू बंद है? दारू बंद है ना, बिहार में शराब बंदी है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ बंद है सर? सर एक कहावत हमने सुना था सर जी, भगवान कहीं दिखते नहीं है, पूजा हर जगह होती है। अच्छा, उसी तरह से दारू कहीं दिखता नहीं है सर, मिलती हर जगह है। दारू हर जगह मिलती है बिहार में। अब सर आप ऐसे बात करें, देखिए हम तो खोल के बोलने वाले लोग हैं। खोल के बोलिए ना, हम तो खोल। सर बिहार का ऐसा कौन सा चौक चौराहा है जहां दारू नहीं मिलती है सर? कैसे मिल रही है? होम डिलीवरी होगी सर। होम डिलीवरी हो रही है, बिल्कुल। कौन बिकवा रहा है? अब भाई जिनकी सरकार है वो बिकवा रहे होंगे। सरकार तो हमारी है नहीं सर। अच्छा, सरकार तो हमारी नहीं है ना सर। प्रशासन तो हमारी नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। सिस्टम तो हमारी नहीं ना है। तो जो बिक रहा है जी, किनके नेतृत्व में बिक रहा है सर? तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं नीतीश कुमार की आंखों पर पट्टी बंधी है? कहाँ आंखों पर पट्टी बंधी है सर? वो तो देख रहे हैं ना सर। देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना सर। अच्छा सर, एक मुख्यमंत्री को, बिहार के एक मुख्यमंत्री को यह नहीं पता होगा कि उसके बिहार में जहां दारूबंदी है, जो थाने में जो केस होता है, लोग जो जेल जाते हैं, एक दिन में दारू पीने के चक्कर में कितने लोग जेल जाते होंगे सर? वो तो मतलब एक नॉर्मल आपसे मैं एक सरकार का आंकड़ा है कि सरकार का आंकड़ा कितना होता है? 14 लाख लोग जेल गए पिछले 9 वर्षों में। तो 14 लाख लोगों ने दारू कहां से ली? जी, बिहार में दारू बंद था और 3 करोड़ 86 लाख लीटर जब्ती हुई है। कहां से आई? जी, जब आपके साथ बिहार में दारू बंद ही है, आपका सब बॉर्डर सील ही है, तो इन 14 लाख लोग दारू पी के कैसे जेल गए सर? इतने करोड़ लीटर कहां से जब्त हुआ? और जेल जाने वालों में भी गरीब हैं। बिल्कुल गरीब है सर। सर मैं आपको कह रहा हूं कि जेल जाने वालों में आप देख लीजिएगा 90% दलित, महादलित, अति पिछड़ा के लोग ही होंगे। आप सर्वे करके देख लीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ण समाज जेल नहीं जाते हैं या फलना जेल नहीं जाते। कहने का मतलब है कि जो अच्छे कद के लोग हैं, ब्रांडेड लोग हैं सर। ब्रांडेड लोग हैं, ब्रांडेड पीते हैं, पकड़ाते कम होंगे। अनब्रांडेड लोग हमारे दलित महादलित बेचारे लोग हैं कि दिन भर अपने मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को थकान मिटा रहे हैं कि भाई कहीं पीक लिए साइकिल से जा रहे तो पुलिस वाले बोले बउआ रुको, है ना, माइक डाल रहे, बूम डाल, हाई डाल, हाई डाल। डॉलर तो जेल में बेल और ना डॉलर तो यहीं बेल, यही बेल ले दे के काम खत्म करा। अब सेंटेंस आप समझिए। हाँ, तो आपके मुकेश सहनी जी तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शराब नीति की समीक्षा की जाएगी, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तारी पर जो प्रतिबंध है वो तो खत्म ही कर देंगे। शराब नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए सर। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बात बताइए सर। एक सिंपल सी बात है सर। एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति, एवरेज में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी, किसी भी IT कंपनी, मान प्रतिष्ठित सम्मानित लोग है सर। बिल्कुल। आज इस देश में सर कुछ राज्यों को छोड़ दे तो मैक्सिमम राज्यों में 70% से ज्यादा लोग जो है वो दारू का सेवन करते हैं, 30% नहीं करते हैं। तो उस 70% में से प्रतिष्ठित लोग भी होते होंगे। बिल्कुल। कंपनी अब वो एक पैक दारू पी के जेल चला जा रहा है, उसका मान सम्मान खत्म हो जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। तो इस व्यक्ति का संशोधन नहीं होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। उसके अलावा सर जो छोटे कस्बे के लोग जो हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, जो ये लोग कौन सा दारू पी रहे हैं सर? कौन सा दारू पी रहे हैं? नकली दारू पी रहे हैं। बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है? नहीं, नकली दारू और जल्दी दारू पी रहे हैं सर।
देरा क्षेत्र में फैक्ट्री, बिल्कुल, बिहार के हर एक देरा क्षेत्र के फैक्ट्री में नकली दारू बन रही है सर, बन रही है ना, बन रही है सर। जी, बिल्कुल। और वो दारू जो गरीब लोग पी रहे हैं सर, 2 साल 4 साल 5 साल बाद उनके लीवर से लेकर किडनी से लेकर सब डैमेज होगा सर। उस जो बिहार में जो भूचाल आएगा सर जी, उसको संभालने के लिए क्या बिहार सरकार के पास कोई नीति है सर? बिल्कुल। कौन मरेगा सर? गरीब मरेगा ना, मेरा भाई मरेगा सर, मेरा चाचा मरेगा ना सर। तो मैं इस चीज में, मैं आज भी आपके पॉडकास्ट में कहता हूं कि बिहार में दारू की जो नीति है उसमें संशोधन होने चाहिए। और बिहार में दारू चालू है, बिहार में दारू बंद नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दारू चालू है सर। इंजीनियर राजेश सहनी जी, देखिए आप मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं और लोगों का यह मानना है, लोग यह कह रहे हैं इधर के दिनों में कि मुजफ्फरपुर के साथ सबसे गंदी राजनीति हो रही है। मुजफ्फरपुर में विकास का पहिया बिल्कुल ठप बैठ गया है, बंद हो गया है। मिथिला आगे बढ़ रहा है, पटना आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर जो सेकंड कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता था, वहाँ सब कुछ था, कारोबार था, क्या क्या नहीं था। लेकिन आज मुजफ्फरपुर के बारे में सोचने के लिए कोई बात ही नहीं करता है। आप बीरपुर में, सुपौल में, पूर्णिया में आपने देखा, दरभंगा में एम्स हो गया, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा में मिथिला हाट हो गया, लेकिन मुजफ्फरपुर की बात कहीं सुनाई नहीं पड़ती है, न विधानसभा के भीतर न लोकसभा के भीतर। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति हो गई कि मुजफ्फरपुर अब पिक्चर से ही गायब है कि मुजफ्फरपुर की बात भी कोई करेगा? देखिए, अब बात तो ये है जी कि कहम तो लाग जाए धक से। हाँ ठीक है, कहीं ना कहम तो लाग जाए धक कहीं से। ना कहीं ना। मुजफ्फरपुर जिला, जी मुजफ्फरपुर शहर जी एक समय में बिहार के टॉप 5 शहरों में आता था। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है? तो मुजफ्फरपुर जिला के, मुजफ्फरपुर शहर के जो सांसद महोदय जी। हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, राजभूषण चौधरी निषाद। देखिए, ज्यादा मत कहिए, आप ही के गुरु के शिष्य हैं। ठीक है, हमारे गुरु के शिष्य है। विचारधारा बदल गई, वर्दी बदल लिए जी, तो विचारधारा बदल गई। अच्छा, कहने का मतलब है कि बिहार, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट कितने सालों से बन रहा है। बिल्कुल। दरभंगा में न्यूज सुनते हैं एयरपोर्ट बन गया, शुरू हो गया, अब तो आकाशा भी एम्स बन गया। जी, मुजफ्फरपुर में नहीं होने के एक ही कारण है सर, जी, कि शीर्ष नेतृत्व जो मुजफ्फरपुर की है वो मुजफ्फरपुर की बात को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। कारण तो यही है सर। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सदन में मुझे बोलने का मौका मिला जी, तो मैं तो खुल के बोलूंगा ना। लेकिन अगर आका के द्वारा कहा जाएगा कि नहीं आप ये बात नहीं रखिएगा, तो कैसे रखिएगा सर? अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में बिल्कुल मौनी बाबा लोग हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद जो हैं या जो भी नेतागण है, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, केंद्र में भी है और बिहार में भी है। बिहार में भी है, हाँ केंद्र में भी सरकार, बिहार में भी सरकार, फिर भी देखिए क्या अत्याचार। बिल्कुल। बिहार, मुजफ्फरपुर के साथ क्या अत्याचार, केंद्रीय मंत्री होके भी अत्याचार। तो मुजफ्फरपुर की जनता क्यों नहीं जागती है जब उनसे सब कुछ छीना जा रहा है? जनता जागती है ना सर, जी, जागती है। वो जनता क्या है जी, कि हर बार जाग कर हर बार भरोसा करती है, और भरोसा करती है करने के बाद भाई तब तो फिर देखिए, अब देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने, जेडीयू ने, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की सेहत ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। यह जनता के बीच संदेशा जा चुका है सर हम जैसे युवाओं को सर पहले से मालूम था। अच्छा, हम जैसे युवाओं को 1-1.5 साल पहले से मालूम था उनकी हरकतों को देख के। माफ कीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार की है। एक समय में मैं उनके लिए बड़ा अच्छा बोलता भी था, बिल्कुल शुरुआती दौर में। देखिए, विपक्ष में होना वो अलग बात है, लेकिन आप कार्य अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफ भी मैं करूंगा जी। तो एक समय में थे, शुरुआती दौर में कुछ अच्छा कार्य किए थे, लेकिन अभी जो है एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को कुछ हरकतें शोभा नहीं देती सर, नहीं देख पाती है। खुले मन से आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, रामनवमी में आप तीर के जगह क्या फेंक दे रहे हैं, मतलब कहीं मुंह बना रहे हैं, महिलाओं को भी क्या आप कर रहे हैं। देखिए, ये सब चीज छुपा हुआ नहीं है सर ना। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार को नीतीश कुमार का विकल्प अभी नहीं मिला है, कोई विकल्प तैयार नहीं है, एक आम धारणा है। और लोग कहते हैं कि आज भी एनडीए को एज है 2025 के चुनाव में। सर सचिन के जाने के बाद क्रिकेट में कोई विकल्प नहीं था। वो तो ठीक है, देखिए जमहूरियत में आप देखिए, आप ठीक कर रहे हैं, तीन फैक्टर काम नहीं चलता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव का फार्मूला नहीं चलता है। गिव मी द चांस, आई विल प्रूव इट ना। जी बिल्कुल, इफ आई एम सेइंग नो वही है, उसके अलावा कोई नहीं है, ये तो गलत है। पार्टी की जो विचारधारा वो गलत है सर। लेकिन तेजस्वी यादव पर लालू यादव का बैगेज इतना बड़ा है ना कि वो नुकसान पहुंचा देता है। देखिए सर, समय बड़े बड़े घाव को भर देता है सर। जब परिस्थिति रही थी नक्सलियों को हथियार उठाने की, उस समय नक्सलियों ने हथियार उठाया था जी। परिस्थिति जब रही, बिल्कुल बिल्कुल, जब परिस्थिति अब आई है कलम उठाने की, तो कलम उठाया गया है। तो मैं ये कहता हूं कि माननीय लालू यादव जी
जब समय लड़े थे, जी जिस सिस्टम से लड़े थे, उस सिस्टम में जो उनको उचित लगा था उस टाइम लड़े थे। आज तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं ना, इस सिस्टम में क्या उचित है उनके अनुसार लड़ना है हम लोग को। तो देखिए कहीं ना कहीं हम ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि पिता की वजह से बेटा आगे नहीं बढ़, नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अब बिहार एक नई सोच की तरफ जा चुका है। आप माननीय तेजस्वी यादव जी के भाषण सुनिए, पहले का छोड़ दीजिए, अभी का भाषण सुनिए, विजन के साथ बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा, देखिए शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं आप? सर मैं तो अब अपने बारे में बिल्कुल इंजीनियर हूं। मैं माइक्रोसॉफ्ट कॉल सेंटर में काम कर चुका हूं बेंगलोर में। माइक्रोसॉफ्ट कॉल सेंटर में 2008 में था सर मैं। पढ़ाई करते समय था। चलिए मैं आता हूं, देखिए अब आपके परिवार पर आता हूं। देखिए मैं यह भी पढ़ रहा था कि जब 3 महीने पहले आपके पिताजी गुजरे, पिताजी की ही हसरत थी कि आप जनता की सेवा करें, और वह आपके लिए वोट मांग रहे थे। तब वह ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अचानक पिताजी बीमार पड़ते हैं, मुजफ्फरपुर में ही होते हैं, सुबह शाम आना जाना होता है, और वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, वहीं उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद आप इतने सदमे में आते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब राजनीति आपसे संभव नहीं है। फिर मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के दूसरे लोग जो हैं वो आपको सहारा देते हैं। इस बीच कई लोग दावेदार भी बनने लगते हैं, लेकिन मुकेश सहनी विराम लगाते हैं। यह कहानी क्या है? देखिए मेरे पिताजी मेरे जीवन का, जी स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी अब कहेंगे, जी मेरे पिताजी मेरे जीवन में मेरे लिए सब कुछ थे। सब कुछ थे, और उनके लिए उनका पुत्र राजेश कुमार सहनी सब कुछ था। देखिए मध्य वर्गीय परिवार में एक पुत्र अपने पिता को कभी प्यार से गले नहीं लगाता। अब तो मध्य वर्गीय तो बाद में आप मतलब जिस विचारधारा से हम आते हैं, बिल्कुल। देखिए एक बेटा अपने पिता को ये नहीं बोल सकता कि पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ। एक हमारा एक है, नहीं हो पाता। बिल्कुल। मेरे पिताजी पूरा जीवन मेरे लिए जिए। लेबर से काम से शुरू करके हमको अरुणाचल पढ़ाने से लेकर सारा चीज मेरे लिए की। जिला परिषद जीता जी। उन्होंने पहला शब्द मुझे कहा जब आए तो मेरे हाथ पकड़े कहे कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ गई है। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि लोगों की सेवा करो। विधानसभा में जब तैयारी शुरू हुई जी, तो वो क्षेत्र भ्रमण खुद करते थे। सुबह खुद गाड़ी चला, मेरे पास ड्राइवर की कमी नहीं, गाड़ी की कमी नहीं है। अपनी पुरानी गाड़ी खुद चला के लोगों से मिलते थे। लोगों को बड़े चाव से कहते थे मेरा बेटा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगा जी, मेरा बेटा ये कर रहा है। मतलब लोगों से मेरे सामने कहीं मेरी तारीफ नहीं करते थे, लेकिन क्षेत्र में जाते थे तो पिताजी का व्यवसाय अरुणाचल में था। अरुणाचल के नामसाई डिस्ट्रिक्ट है जी। लगभग 35 सालों से बाबूजी 40 साल से वहीं थे, ठेकेदारी कर रहे थे। पहले तो लेबर थे, लेबर से ठेकेदार बने। कितनी उम्र में गए थे? अभी उस टाइम तो 16-17 साल की उम्र गए थे। 16-17 साल की उम्र 56 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। बस 56 साल। मैं क्या तो रहा हूँ जी कि, और वो भी वहां गए तो वापस आने वाले थे, 3 दिन वापस आने वाले। अच्छा। गए हमको फोन करें कि हम 3 दिन बाबू वापस आ रहे हैं, कि फलना फलना कर रहे हैं। मेरा जन जागरण पद यात्रा का फेज 2 शुरू होना था, उसका डेट भी तय हो गई थी। सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आता कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। 4 बजे स्वास्थ्य ठीक नहीं, ठीक है जी। और उस हालत में मेरे पिता मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि इसी सबने कहा घबराओ मत, हम ठीक है जी, आना हो तो आराम से आना और गाड़ी से मत आना। अच्छा, गाड़ी से 4 चक्कर से मत आना। अब उस टाइम एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या सोच रहा है, घबरा के गाड़ी से निकलेगा, कुछ हो सकता है। बिल्कुल। कहे कि तुम फ्लाइट से आओ। टिकट मैंने पटना एयरपोर्ट से करवाया, 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी जी। 6:30 बजे मैं दीघा पुल पार कर रहा था, 6:45 में पटना एयरपोर्ट पहुंचा। तब खबर आई कि देर है। दुखद खबर आ गई, दुखद खबर आ गई। तब आप टूट गए। रोइए मत, अब तो आपको संभालना है और 2025 में लड़ना है, पिता के अरमान को पूरा करना है। लेकिन जब पिता का निधन हुआ आपको झटका लगा। इस बीच और कई दावेदार अपने नामों की चर्चा करने लगे, लेकिन मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया। जी देखिए, जब पिताजी की मृत्यु हुई जी, जाहिर सी बात है कि परिवार में मेरे 3 छोटी बहनें। 3 छोटी बहनें, अभी शादी करनी है? किसी की शादी नहीं हुई है जी। आप अकेले भाई हैं? अकेले भाई हैं जी। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। माताजी का स्वास्थ्य, हाँ, तो बस समझ में आया कि अब छोड़ते हैं। पिताजी का कारोबार अभी चल रहा है, मतलब चल क्या रहा है, वहाँ लोग अपने हैं जो देख रहे हैं जी। देखिए आज भी मुझे वहाँ मैं लगातार अरुणाचल आना जाना कर रहा था जी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे अभी, या तो मैं पिताजी का कारोबार संभालूं और परिवार को दोनों संभालूं, मैं राजनीतिक जीवन छोड़ दूं, समाज हित में जो कार्य करता हूं मैं छोड़ दूं। बिल्कुल। लेकिन सत्य तो यह भी है कि जो पिता मुझे छोड़ के चले गए, जो उनका भी तो सपना था, बिल्कुल, उनका भी तो अरमान था जी,
तो कहीं ना कहीं उनके अरमानों की मैं आहुति नहीं चढ़ा सकता। बिल्कुल। एक पुत्र होने का नेतृत्व दायित्व तो मैं निभाऊंगा ही ना। जी। तो यह सब सोच समझ के, और जब मैं बीच में बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो उस टाइम पे समझ में आया कि पार्टी क्या होती है। जी। विकासशील इंसान पार्टी, जिसके सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी, हम्म। माननीय मुकेश सहनी जी के साथ साथ पार्टी के जितने पदाधिकारीगण थे, सबने फोन किया, हौसला बढ़ाया, मिलने आए। जी। सबने कहा कि समय खराब चल, थोड़ा सा इंतजार करो। और वो कहते हैं ना कि जब आपका समय खराब होता है तो बहुत सारे लोग फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। 2 महीने में थोड़ा सा शांत क्या हुआ, बहुत सारे प्रत्याशी भी कूदने लगे। कूदने मतलब आ गए अपने क्षेत्र में कि हम भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी से मैं आज भी नहीं कहता कि मैं उनसे टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा। मैं आज भी नहीं कहता। आज भी आपने टिकट मांगा नहीं है? नहीं, और मैं टिकट माननीय मुकेश सहनी से मांगूंगा भी नहीं जी। मैं उनके पार्टी का एक सारथी, एक सिपाही हूं। मैं हनुमान रूप में काम करता हूं। जो आदेश करेंगे वो करूंगा। जी। अगर 98 साहिबगंज विधानसभा माननीय मुकेश सहनी जी किसी और कोई प्रत्याशी बना के भेजेंगे, तब भी आप झंडा तब भी मैं झंडा उठाऊंगा जी। उसी तरह उठाऊंगा जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में उठाया था। और मुझे परिणाम का कभी कोई परिणाम की चिंता नहीं। परिणाम की मैं माननीय मुकेश सहनी जी के लिए, पार्टी के लिए कार्य करूंगा। और आज भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने आप को भावी विधानसभा प्रत्याशी नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल वो आप कह रहे हैं। मैं संघर्षशील व्यक्ति हूं, समाज हित के लिए कार्य करता रहूंगा, पार्टी हित के लिए कार्य करता रहूंगा। आपने कहा कि जन जागरण यात्रा आपने निकाली थी, हजारों लोग आपके साथ चल रहे थे। क्या मुद्दे थे? और आपने पूरी यात्रा की, कई दिनों तक यात्रा की। वे मुद्दे जो आप उठा रहे थे, उसमें आगे भी कुछ करने जा रहे हैं या अभी कुछ बच? देखिए, प्रमुख मुद्दे जो हमारे 98 साहिबगंज विधानसभा के, बिल्कुल, महिला अस्पताल क्या था जी, महिला शौचालय का मांग था, जो रिंग बांध निर्माण का था, मेरे मतलब बुजुर्गों के लिए, मतलब ये सारा चीज था। उसके लिए हम जन जागरण पद यात्रा कर रहे थे। तो जन जागरण पद यात्रा का सिस्टम था कि आप पैदल हर एक वोटर के घर जाएंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे। 2 अक्टूबर 2024 हाँ, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मैंने जो निकाला था। बिल्कुल। और वो लगभग 45 दिनों तक वो चलने वाली थी। जैसे एक दिन में हमें एक पंचायत और नगर का मिलाया करना था, लगभग 45। हाँ, और जन जागरण पद यात्रा के दौरान मुझे घर नहीं आना था। घर नहीं, घर अच्छा नहीं। वो मेरा संकल्प था कि जन जागरण पद यात्रा निकल गया है तो अब जब तक पूरे विधानसभा के हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक वार्ड जब तक मैं घूम नहीं लेता, तब तक लौटेंगे, तब घर नहीं लौटेंगे। और वहीं विधानसभा में कैंपिंग होगा, वहीं रहा जाएगा। इस तरह का सब सिस्टम सेट था, सब कुछ सेट था। लेकिन ऊपर वाले को उस वक्त कुछ और मंजूर था जो हुआ। तो आपकी ये राजनीति जो है, आपकी पत्नी आपको डांटती नहीं है? कहाँ कारोबार छोड़ के राजनीति कर रहे हो राजेश, कहाँ देखो, कहाँ तुम दिन रात, बिल्कुल डांटती नहीं है? पत्रकार महोदय, जीवन में मेरे माता पिता जैसे माता पिता सबको मिले जी, और मेरी धर्म पत्नी की तरह पत्नी हर एक व्यक्ति को मिले। अच्छा, धर्म पत्नी की तरह हर व्यक्ति को वैसे ही मिले? सोच के, उनके सोच जैसे वो सोच रहा, मतलब जो 7 फेरे जो लिए हैं एकदम बिल्कुल पक्के वाले फेरे हैं। बिल्कुल। मतलब मैं आपको शब्दों में क्या बयान करूं कि जब नौकरी छोड़ने कुछ समय में नौकरी कर रहा था, उन्होंने कहा कि पिताजी की इच्छा के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं। अच्छा, पत्नी ने कहा? हाँ, पत्नी ने कहा। अच्छा, पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मैं जब साहेबगंज में स्कूल खोला, उसके बाद राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुआ, तो मैंने उनसे एक ही शब्द बोला कि अब आपको समय नहीं दे पाएंगे। पत्नी को आपने कहा? मैंने कहा अच्छा, कि मैं अब आपको समय नहीं दे पाऊंगा, मैं राजनीतिक जीवन में जा रहा हूं जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको कारोबार संभाल रही हूँ, आप राजनीति संभालो। अच्छा। तो आज भी आप मेरे पति पत्नी को देखेंगे जी, दोनों को जी, तो आज भी हम लोग ऐसा है कि दोनों बचपने टाइप के रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कि शादी कहीं ना कहीं हम लोग की उस उम्र में हुई, जैसे 2015 में हम लोग की शादी हुई। अच्छा, उस टाइम उम्र तो कुछ खास हम लोग 25 साल उम्र होगी। 25 साल। पत्नी की उम्र 23-24 साल की, 22 साल की उम्र रहा होगा। लेकिन पत्नी, ईश्वर ऐसी पत्नी सबको दे, विचारधारा की पत्नी सबको दे। आज पिताजी के जाने के बाद पूरा परिवार संभाल रही है, पूरा परिवार स्कूल संभाल रही है। अच्छा, आपने स्कूल की बात की, आपने स्कूल भी वहीं खोला है जी? साहिबगंज टाउन में। मेरा आवास और स्कूल से एक ही जगह पे है, सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये तो बड़ा स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल जो है, कुछ गरीबों के लिए रियायत देते हैं? बिल्कुल सर, आपकी टीम के साथ आप 98 साहिबगंज विधानसभा में सर्वे करवा लीजिए। अच्छा, आज भी मेरे विद्यालय में जी ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिताजी नहीं है। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिताजी नहीं? निःशुल्क? 50 बच्चे ऐसे, लिस्ट आउट मेरे पास 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं, माताजी हैं, पिताजी नहीं है, पढ़ने के इच्छुक है। ऐसे लगभग 100 बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसका कॉपी किताब से लेकर, मैं खुद फीस छोड़ दीजिए, यहाँ तक कॉपी किताब से लेकर मैं खुद देता हूँ। और ये सारा चीज मेरी धर्म पत्नी ही करती है। अच्छा, वही सारा चीज करती है। बस मुझे इतना बोलती है कि हाँ ये है काम, हाँ ठीक है करो।
यही चलिए। चलता है। हाँ। तो ये थे इंजीनियर राजेश कुमार सहनी जी, साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मुकेश सहनी के सिपाही हैं। मुकेश सहनी जो कहेंगे वो करेंगे। हसरत है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने और बिहार का डेवलपमेंट हो। पिताजी नहीं रहे हैं, अब अपनी जिंदगी इन्होंने साहिबगंज को सौंप दी है। साहिबगंज की जनता को फैसला करना है और टिकट देने वालों को फैसला करना है। हम इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जब ये चुनाव लड़ेंगे तब हम इनके क्षेत्र का मुआयना भी करेंगे और जो ये कह रहे हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं या उतर रहे हैं, इसका भी आकलन करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख लो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।